हेलो स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सेकंड लेक्चर सॉल्यूशन चैप्टर का 12th क्लास केमिस्ट्री का। ये हमारा सेकंड लेक्चर है। प्रीवियस लेक्चर में हमने एनसीईआरटी के टॉपिक 2.1 एंड 2.2 हमने डिस्कस किए थे। इस वीडियो में हम एनसीईआरटी का टॉपिक नंबर 2.3 बेसिकली हम टॉपिक नंबर 2.3 को ही डिस्कस करेंगे। टॉपिक नंबर 2.3 के अंदर 2.3.1 एंड 3.2 ये दो टॉपिक भी आएंगे। इसमें हम सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड एंड सॉलिड इन लिक्विड इनको हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं सॉल्युबिलिटी। व्हाट इज सॉल्युबिलिटी? द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन अ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। नोटिस करने वाली बात है, स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एट पर्टिकुलर टेम्परेचर, इसको कहा जाता है सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी डिपेंड्स अपॉन द फॉलोइंग फैक्टर: नेचर ऑफ सॉलिड, नेचर ऑफ सॉल्वेंट, टेम्परेचर एंड प्रेशर। सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इनकी नेचर पे आपस में डिपेंड करेगा। अगर इसके मॉलिक्यूल और सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल के बीच में इंटरेक्शन अगर अच्छा इंटरेक्शन है तो उस केस में सॉल्युबिलिटी भी अच्छी होगी। अगर सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल में इंटरेक्शन नहीं हो रहा है, किसी भी टाइप का कोई अट्रैक्शन फोर्स नहीं है, तो उस केस में सॉल्युबिलिटी ठीक होगी ही नहीं, वो आप उसमें मिक्स नहीं हो पाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर हम NaCl को वाटर में डिसॉल्व कराएंगे तो ये सॉल्युबल है। NaCl को अगर हम किसी ऑयल में, किसी फैटी ऑयल में, रिफाइंड में, मस्टर्ड ऑयल में या किसी भी टाइप के ऑयल में अगर डिसॉल्व कराने की कोशिश करेंगे तो डिसॉल्व नहीं होगा, क्योंकि NaCl के जो आयंस क्रिएट होते हैं वाटर मॉलिक्यूल में क्रिएट होंगे। यहाँ इनका इंट्रैक्शन इजीली हो पा रहा है। NaCl का ऑयल का कोई इंट्रैक्शन होगा ही नहीं, तो इसका इसमें तो कोई सॉल्युबिलिटी नहीं है। तो ये इनके सॉल्यूट और सॉल्वेंट के नेचर पर डिपेंड करती है। सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर पर भी डिपेंड करेगी एंड प्रेशर पर भी डिपेंड करती है। इन डिटेल इसको हम अभी आगे पढ़ेंगे। प्रेशर स्पेसिफिक केस है कि गैस इन लिक्विड, इस टाइप के सोल्यूशन में ही प्रेशर इफेक्ट करता है। सॉल्युबिलिटी के लिए मेन प्रिंसिपल है जो आपको अच्छे से समझना है, वो है लाइक डिसॉल्व्स लाइक। लाइक डिसॉल्व्स लाइक का मतलब पोलर मॉलिक्यूल पोलर में डिसॉल्व होंगे, नॉन पोलर मॉलिक्यूल नॉन पोलर में डिसॉल्व होंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड की। पोलर सॉलिड डिसॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट एंड नॉन पोलर सॉल्यूट डिसॉल्व इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। तो ये बात हमको याद रखनी है, पोलर सॉल्यूट पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होंगे एंड नॉन पोलर सॉल्यूट नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होंगे। पोलर एंड नॉन पोलर आप ऑलरेडी 12th क्लास के केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में पढ़ चुके हैं, किस टाइप के मॉलिक्यूल पोलर होते हैं, किस टाइप के मॉलिक्यूल नॉन पोलर होते हैं। जिन मॉलिक्यूल का डायपोल मोमेंट 0 होगा वो 100% नॉन पोलर मॉलिक्यूल ही होंगे। फॉर एग्जांपल मीथेन गैस का मॉलिक्यूल का डायपोल मोमेंट 0 होता है और वो नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। SO2 गैस, इसका डायपोल 0 नहीं होता। वाटर मॉलिक्यूल का डायपोल 0 नहीं होता। तो ऐसे मॉलिक्यूल जिनके डायपोल मोमेंट 0 नहीं होते हैं वो पोलर मॉलिक्यूल होंगे। जब सॉल्यूशन फॉर्मेशन होता है तो सॉल्यूट सॉल्वेंट में डिसॉल्व होगा, तब जा करके सॉल्यूशन बनेगा, ये आप लोगों को अच्छे से पता ही है। तो जो फॉरवर्ड डायरेक्शन है सॉलिड प्लस सॉल्वेंट, इसको कहा जाता है डिसॉल्यूशन। इन द रिवर्स ऑफ डिसॉल्यूशन प्रोसेस नोन एज क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस। व्हेन अ सॉलिड सॉल्यूट इज एडेड टू सॉल्वेंट, सम ऑफ सॉल्यूट dissolves and its concentration increases in solution. This process known as dissolution. Some solid particle in solution collide with the solute particle. तो इस बात का मतलब ये है, उस सॉल्यूशन में कुछ ऐसे पार्टिकल होते हैं, सपोज करो सॉल्यूशन है तो सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स होंगे ये आपस में कोलाइड करेंगे। सपोज करो इसमें अनडिजोल्व पार्टिकल रह गया है सॉल्यूट का, तो इन पार्टिकल्स के साथ ये कोलाइड करेंगे। कोलाइड करने के बाद ये इस तरीके से मान सकते हैं कि ये इस पर स्टिक हो जाएंगे। तो एक तरीके से ये पूरा जो सॉल्यूट था वो अब जो पहले सॉल्युबल था अब ये अनडिजोल्व फॉर्म में आ जाएगा। तो इस प्रोसेस को कहा जाता है क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस। सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन जितनी ज़्यादा होगी क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस होने के चांसेस भी उतने ज़्यादा हो जाते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए होता है, जब सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगी तो उस कंडीशन में रेट ऑफ कोलिजन बिटवीन सॉल्यूट पार्टिकल ये इंक्रीज़ हो जाएगा। जब कोलिजन का रेट इंक्रीज़ होगा तो क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस की रेट भी इंक्रीज़ हो जाएगी। अभी इस वक्त क्या कंडीशन है, जब सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट सॉल्यूशन फॉर्मेशन करते हैं तो
रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड रेट ऑफ बैकवर्ड, ये दोनों रिएक्शन इक्वल हो जाती हैं। एट दिस कंडीशन, इस स्टेट को कहा जाता है, एट दिस स्टेज इट इज़ इन डायनामिक इक्विलिब्रियम। डायनामिक इक्विलिब्रियम हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट का डिसोल्यूशन चलता रहेगा एंड सॉल्यूशन में से क्रिस्टलाइजेशन चलता रहेगा। ये प्रोसेस कंटिन्यूसली चलती रहेंगी फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन में। ये प्रोसेस कभी भी स्टैटिक नहीं होती हैं। एट दिस स्टेज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन विल रिमेन कॉन्स्टेंट अंडर द गिवन कंडीशन। ये बात इसमें समझने वाली है, रिमेन कांस्टेंट। रिमेन कांस्टेंट का मतलब होगा जब सॉल्यूट, ये जो प्रोसेस है ये जब इक्विलिब्रियम पर होगी तो उस कंडीशन में सॉल्यूट पार्टिकल की कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी, कांस्टेंट रहेगी, क्योंकि यहाँ से यहाँ जाने की रेट और यहाँ से यहाँ जाने की रेट, इनकी रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड रेट ऑफ बैकवर्ड इक्वल है, तो ओवरऑल सॉल्यूशन की ओवरऑल सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन में कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। अब हम स्टार्ट करते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। दिस टॉपिक वाज ऑलरेडी स्टडीड बाय यू इन क्लास 9th। अ सॉल्यूशन इन विच नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिजॉल्व एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर इज कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन। एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें हम और ज़्यादा सॉलिड को डिजॉल्व नहीं कर पाएँ। एक पर्टिकुलर लिमिट तक सॉलिड डिजॉल्व होगा, उस लिमिट के बाद सॉलिड डिजॉल्व होना बंद कर देगा, तो उस लिमिट पर जो सॉल्यूशन फॉर्म होगा उस सॉल्यूशन को कहा जाता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब हम बात करते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी डिपेंड करती है नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, जो हम ऊपर भी पढ़ चुके हैं, पहले ही पढ़ लिया। अब हम बात करेंगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर को समझने के लिए अभी हमने पढ़ा था सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट गिव्स सॉल्यूशन, तो ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। यहाँ पर एक डायनामिक इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होता है। जहाँ पर डायनामिक इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो चुका है वहाँ पर हम लीच-एटलस प्रिंसिपल को अप्लाई कर सकते हैं। According to Lee-Chatela's principle, for exothermic reaction, if we increase temperature, the reaction shift in backward direction. Reaction जब backward direction में shift हो रही है, इसका मतलब उनकी solubility decrease हो रही है। एक बार हम reaction को देखें तो solute plus solvent gives solution। तो reaction backward shift होने का मतलब solution प्रोडक्ट साइड में है और बैकवर्ड में सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट सेपरेटेड है। तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से रिएक्शन बैकवर्ड शिफ्ट होने का मतलब उनकी सॉल्युबिलिटी का डिक्रीज हो जाना। सिमिलरली फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन, इफ वी इंक्रीज द टेम्परेचर सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेज बिकॉज रिएक्शन शिफ्ट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। नेक्स्ट फैक्टर फॉर सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड इज इफेक्ट ऑफ प्रेशर। देयर इज नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड बिकॉज सॉलिड इज हाईली इनकम्प्रेसिबल। तो इसका मतलब सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन के केस में सॉलिड की सॉल्युबिलिटी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। किसका नहीं पड़ता? प्रेशर का नहीं पड़ता। अब हम बात करते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। जैसा सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड के केस में था कि वो उनके नेचर पर डिपेंड करता है, सिमिलरली सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड ये भी गैस के मॉलिक्यूल के नेचर पर डिपेंड करेगा। अगर गैसेस मॉलिक्यूल पोलर इन नेचर है तो सॉल्युबिलिटी हाई होगी, इफ गैसेस मॉलिक्यूल और नॉन पोलर तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज कम होगी उनकी। तो इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है अमोनिया एंड HCl गैस आर हाईली सॉल्युबल इन वाटर बिकॉज अमोनिया एंड HCl मॉलिक्यूल NH3 एंड HCl दोनों पोलर हैं, जबकि बाकी के ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन ये नॉन पोलर हैं। नाउ इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर इन सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड ऑलवेज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। जब एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो अकॉर्डिंग टू ली-चाटलेस प्रिंसिपल एक्सोथर्मिक रिएक्शन के टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी, इसलिए सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड ऑलवेज डिक्रीज होती है ऑन इंक्रीज इन टेम्परेचर। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, दैट इज इफेक्ट ऑफ प्रेशर। इसको हम हेनरीज लॉ भी कहते हैं। CBSE बोर्ड एग्जाम के लिए 1 मार्क्स क्वेश्चन इसके ऑल्टरनेटिव ईयर में अक्सर पूछ लिए जाते हैं, तो ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, इसका मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 मार्क्स क्वेश्चन में अक्सर ये आता है। दिस इफेक्ट इज गिवन बाय हेनरी अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ। अब इनके देखो 3 करीब स्टेटमेंट हैं, तो ये तीनों ही स्टेटमेंट एक ही जैसे हैं बट वो अलग अलग फॉर्म में हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, याद रखना, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर ऑफ गैस ओवर द सॉल्यूशन एट डेफिनेट टेम्परेचर। सपोज एक कंटेनर है तो गैस यहाँ पर सॉल्युबल हो रही है, तो ये डिपेंड करेगा गैस के ऊपर का प्रेशर कितना है।
इसकी गैस की सॉल्युबिलिटी डिपेंड करेगा कि इस गैस का जो गैस डिजोल्व हो रही है उस गैस का सोल्यूशन की सरफेस के ऊपर प्रेशर कितना है। जितना ज़्यादा प्रेशर रहेगा उतना ज़्यादा इसका मास, गैस का मास सॉल्यूशन में डिजोल्व होगा। तो हम कह सकते हैं मास ऑफ गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर ऑफ गैस ओवर सॉल्यूशन। तो m इज इक्वल टू के पी, के इज प्रोपोर्शनली कांस्टेंट। और भी स्टेटमेंट हैं इसके। सेकंड स्टेटमेंट, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस ओवर सॉल्यूशन। तो यहाँ जो सॉल्युबिलिटी है यहाँ मास के लिए दे रखा था, मोल फ्रैक्शन में भी वही रिलेशन है। मोल फ्रैक्शन भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, पार्शियल प्रेशर के। या इसका हम रिवर्स स्टेटमेंट भी बोल सकते हैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इन वेपर फेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन सॉल्यूशन। तो आप इन तीनों स्टेटमेंट को देखोगे, सारे स्टेटमेंट एक ही जैसे हैं। आप बोर्ड एग्जाम में कोई सा भी स्टेटमेंट लिखिए, सारे स्टेटमेंट सही होंगे। तो हम इस डायग्राम से देख सकते हैं। सपोज कीजिए गैस का प्रेशर अप साइड में ओवर सोल्यूशन के ऊपर बहुत कम प्रेशर है, तो यहाँ गैसेस मॉलिक्यूल भी कम डिजोल्व होंगे। अगर हम प्रेशर इंक्रीज़ कर देते हैं तो प्रेशर इंक्रीज़ करने से हाई प्रेशर पर जो गैसेस मॉलिक्यूल डिजोल्व हुए उनका अमाउंट भी बढ़ जाएगा। मास इंक्रीज़ करेगा तो मोल फ्रैक्शन भी इंक्रीज़ करेगा, मोल फ्रैक्शन इंक्रीज़ करेगा तो सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज़ हो जाएगी। तो ये सब आपस में ही रिलेटेड थे। इसको अगर मैथमेटिकल फॉर्म में लिखना चाह रहे हैं हेनरीज लॉ को, तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं, प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन सॉल्यूशन, P इज इक्वल टू KHX। व्हाट इज KH? KH इज Henry's constant. At constant pressure, Henry's constant of gas inversely proportional to mole fraction of gas in solution. अगर हम KH को देखें तो KH कुछ इस तरीके से हो जाएगा अगर प्रेशर को कांस्टेंट कर दिया जाए। तो इसका मतलब जिन गैस के लिए पर्टिकुलर टेम्परेचर प्रेशर पर KH ज़्यादा है तो उनके लिए मोल फ्रैक्शन कम होगा। अगर ये ज़्यादा है तो फिर ये कम होगा। तो जिन गैस का KH वैल्यू ज़्यादा होती है उनकी सॉल्युबिलिटी भी कम होती है। तो ये नोट है, इसको अच्छे से आप नोट कर लीजिएगा। हायर इज़ द वैल्यू ऑफ हेनरीज कांस्टेंट, लोअर इज़ द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। नाउ वी विल स्टडी एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ। जैसा कि हेनरीज लॉ की डेफिनेशन भी 1 मार्क्स क्वेश्चन में अक्सर पूछ ली जाती हैं, सेम ऐसा ही एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ भी अक्सर CBSE बोर्ड एग्जाम के लिए पूछ ली जाती हैं। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट है। तो ओवरऑल दे सकते हैं हेनरीज लॉ के क्वेश्चन एवरी ईयर या अल्टरनेटिव ईयर में पूछ ली ही जाते हैं। एप्लीकेशन के बेसिस से पूछेंगे या फिर इनकी डेफिनेशन के बेसिस से पूछेंगे। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है और इसको अच्छे से आपको पढ़ना है। तो हम पहली एक एप्लीकेशन दे सकते हैं। आप लोग कभी भी जो कोल्ड ड्रिंक होती हैं, सॉफ्ट ड्रिंक है, उनकी बोतल को आप के जो कैप है उसको ओपन करके देखते हैं तो आपने देखा होगा एकदम से गैस रिलीज़ होती है। वो जो गैस रिलीज़ होती है वो होती है CO2। ठीक, अब उस CO2 को हाई प्रेशर पर डिज़ोल्व किया जाता है। अगर हम नॉर्मल प्रेशर पर डिज़ोल्व कराने की कोशिश करेंगे तो नॉर्मल प्रेशर पर CO2 गैस की सॉल्युबिलिटी कम है इन वाटर। तो उसकी सॉल्युबिलिटी को इंक्रीज़ कराने के लिए हम क्या करते हैं, प्रेशर को इंक्रीज़ करते हैं। अभी हमने जस्ट पढ़ा है प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन, या उल्टा हो सकते हैं हम इसका, मोल फ्रैक्शन या फिर मास ऑफ CO2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर ऑफ गैस। तो हम जितना ज़्यादा प्रेशर रखेंगे उतनी ज़्यादा इसकी सॉल्युबिलिटी हो जाएगी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है हेनरीज लॉ का। स्कूबा डाइवर जब हम डाइव करते हैं, डीप सी में डाइव करेंगे, तो वो अपने सिलेंडर में लगभग 12% हीलियम गैस को फिल करते हैं। तो इसका क्वेश्चन अक्सर CBSE बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया जाता है, वाई स्कूबा डाइवर फिल 12% हीलियम गैस इन देयर सोल्यूशन, इन देयर सिलेंडर। नॉर्मली हम सिलेंडर को देखें या एटमॉस्फेयर में देखें तो एटमॉस्फेयर में अप्रॉक्सीमेट 21% ऑक्सीजन है एंड 78% नाइट्रोजन है। तो उसी एयर को फिल करना चाहिए। लेकिन स्कूबा डाइवर के केस में जो उनके सिलेंडर में गैस फिल की जाती है उसमें हीलियम गैस को भी फिल कर दिया जाता है। ऐसा क्यों करते हैं? सपोज़ करो ये सी लेवल है। अब सी लेवल से जब हम डाउन साइड में जाएंगे तो जो सिलेंडर है, सपोज़ करो उसमें हीलियम गैस ना ही होती ही नहीं, तो ऑक्सीजन गैस एंड नाइट्रोजन गैस केवल सिलेंडर में कौन होती है? ऑक्सीजन गैस, नाइट्रोजन गैस और थोड़ी बहुत अदर एयर जो और भी गैसेज हैं वो इसके अंदर होती। तो सरफेस पर इनकी सरफेस पर प्रेशर कम है, तो प्रेशर कम होने से सॉल्युबिलिटी भी कम होंगी, और जो सॉल्युबिलिटी है
वो हमारी बॉडी के लिए, ह्यूमन बींग्स के लिए सफिशिएंट है। जो ऑक्सीजन आरबीसी में कनेक्ट होती हैं वो सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन को सप्लाई करती रहती हैं। जब हम डाउन साइड में जाएंगे डीप सी में, तो यहाँ हाई प्रेशर जनरेट होगा। जब प्रेशर हाई होगा तो अभी हमने हेनरीज लॉ में पढ़ा, हाई प्रेशर पर गैस की सॉलिबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। तो जैसे जैसे हम नीचे की तरफ जाएंगे तो वैसे वैसे नाइट्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस दोनों की ही सॉलिबिलिटी इंक्रीज हो जाएंगी। तो हमारे ब्लड में ज़्यादा अमाउंट में नाइट्रोजन या ऑक्सीजन गैस फिल हो जाती है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में, क्योंकि सॉलिबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक, अब जब ये स्कूबा डाइवर जो नीचे पहुंच चुका है, जब वापस ऊपर की तरफ आएगा और फास्टली आ जाए, मान के चलो वो एकदम से आ जाए, टोटल 5 मिनट में 6 मिनट के अंदर वो डाउन लेवल से अप लेवल की तरफ आ जाए, तो क्या होगा, जो गैस सॉल्युबल थी हाई प्रेशर पर, ऑक्सीजन गैस नाइट्रोजन के ब्लड में सॉल्युबल हो गई थी, अब वो उन आरबीसी को रिलीज़ कर देंगी, वहाँ से आरबीसी को छोड़ करके वो बाहर चली जाएंगी। तो अब उस ब्लड में, सपोज करो ये ब्लड है, तो यहाँ जहाँ से गैस लीक करिए वहाँ पर छोटे छोटे बबल्स क्रिएट हो जाएंगे। हो सकता है ये बबल्स ब्लड के सर्कुलेशन को रोक दे, या ब्लड के सर्कुलेशन को रोक देगा तो जो स्कूबा डाइवर है उनकी डेथ भी हो सकती है। ठीक, तो इसको हम रोकने के लिए स्कूबा डाइवर क्या करते हैं, अपने सिलेंडर में 12% हीलियम गैस को फिल करते हैं इन प्लेस ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। हीलियम गैस की सॉलिबिलिटी नाइट्रोजन ऑक्सीजन दोनों के कंपैरेटिवली कम होती है, तो ये कम अमाउंट में सॉल्युबल हो पाएगी। दूसरा, जब स्कूबा डाइवर नीचे से ऊपर की तरफ आता है तो वो रैपिडली नहीं आएगा, धीरे धीरे आएगा। पहले यहाँ से यहाँ इस लेवल तक आएगा, यहाँ उसे स्टॉप होना होता है, फिर धीरे धीरे ऊपर आएगा, फिर इसे स्टॉप होना होता है, फिर ऊपर आएगा, फिर इसे स्टॉप होना पड़ेगा। ये एकदम से ऊपर नहीं आ सकते। अगर ये एकदम से ऊपर आएंगे तो इसके ब्लड में एयर पॉकेट्स बन जाएंगे, और उन एयर पॉकेट्स की वजह से ब्लड सर्कुलेशन रुक भी सकता है और उसकी डेथ भी हो सकती है, बहुत ज़्यादा पेन हो सकता है। तो ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट कर लेना। दिस ब्लॉक्स कैपिलरी एंड क्रिएट अ मेडिकल कंडीशन नोन एज बैंड्स। इसको आप अच्छे से नोट कर लेना। ये बैंड्स एक डिजीज़ का नेम रहेगा जिसमें बहुत ज़्यादा पेन रहेगा और डेंजरस टू लाइफ भी है। इनका परसेंटेज आपको याद रखना है कि हीलियम गैस को फिल करते हैं। दूसरा, स्कूबा डाइवर फास्टली डाउन, नीचे से ऊपर की तरफ नहीं आएंगे, स्लो रेट से आएंगे, धीरे 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 ऊपर आएंगे। अब हम गहराई से ऊंचाई की तरफ जाएंगे। एट हाई एल्टीट्यूड, जब डीप सी लेवल में जा रहे थे तो वहाँ भी प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा था। अगर हम सरफेस से ऊपर जाएंगे तो भी प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। इस बात को आप अच्छे समझ लीजिएगा। सपोज करो सरफेस है, तो सरफेस पर ऊपर जाने पर, एयर में ऊपर जाने से प्रेशर डिक्रीज़ हो जाता है, और सरफेस लेवल से नीचे की तरफ जाने पर, अगर ये वाटर है या सी, तो प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। हमने अभी पढ़ा हेनरीज लॉ में, सॉलिबिलिटी ऑफ गैस ये प्रेशर पर डिपेंड करती है। तो जब हम सी लेवल, डीप सी में जा रहे थे तो प्रेशर इंक्रीज होने से सॉलिबिलिटी ऊपर क्या होगा, सॉलिबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, और हाई लेवल पर जाएंगे तो सॉलिबिलिटी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। जो ह्यूमन बॉडी है या किसी भी एनिमल की बॉडी है वो सिर्फ सरफेस के लिए बनी है। सरफेस पर जितना प्रेशर है, जितने अमाउंट में उसको ऑक्सीजन मिल रही है, वो उसको बियर कर सकता है। अगर हमें ऑक्सीजन ज़्यादा अमाउंट में मिले, जैसे डीप सी लेवल में हो रहा था, तो भी प्रॉब्लम क्रिएट होगी। कम अमाउंट में मिले तो भी हमको प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो नीचे वाला केस था स्कूबा डाइवर के लिए। ये केस है जब हम माउंटेन पर या किसी हिल एरिया में जाते हैं तो ये वहाँ प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। हाई एल्टीट्यूड पर जब हम जाएंगे तो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम हो जाता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन लेस देन दैट एट ग्राउंड लेवल। अब इससे क्या होगा, ब्लड में ऑक्सीजन का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कम हो जाएगी। ब्लड में ऑक्सीजन का जो लेवल है वो कम होने से, तो जब हम ऊपर की तरफ मूव करते हैं तो हमारी बॉडी वर्क करती है, और आपको पता है हमारे वर्क करने के लिए या कुछ भी सोचने के लिए, मेंटली सोचने के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती ही है। ऑक्सीजन की अगर सप्लाई कम हो जाए तो हमको वीकनेस आने लगती है, हम बहुत जल्दी थकने लगते हैं, और हमारे अंदर सोचने की शक्ति भी कम हो जाती है। तो ये थोड़ा थोड़ा थिंकिंग प्रॉब्लम
या वीकनेस आ जाना, जब हम हाई एल्टीट्यूड पर जाते हैं तो वीकनेस और थिंकिंग प्रॉब्लम ये आती ही हैं। क्यों आती हैं? क्योंकि पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम हो जाता है। इस कंडीशन को या इस सिम्टम को हम बोलते हैं एनक्सिया। ये अक्सर क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि एनक्सिया प्रॉब्लम क्यों होती है। तो इसका आंसर क्या होगा? बिकॉज पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज लेस देन दैट एट ग्राउंड लेवल। इसको हम डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। सपोज करो ये आरबीसीज हैं हमारे, लोअर लेवल पर ऑक्सीजन गैस इसके अंदर जाएंगी, डिजोल्व होंगी, लेकिन जैसे जैसे हम हाई एल्टीट्यूड की तरफ जाएंगे ऑक्सीजन गैस इन आरबीसी को लीव कर देंगी। तो यहाँ कॉन्सेंट्रेशन, नॉर्मल लेवल पर कॉन्सेंट्रेशन ऑक्सीजन की सही है, जो हमें जितनी हमें रिक्वायरमेंट है, लेकिन जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो गई। तो इसकी वजह से हमको वीकनेस आ जाएगी और हम सोच भी नहीं पाएंगे, थिंकिंग प्रॉब्लम होने लगेंगी। तो ये आपने देखा होगा, नॉर्मली जब हम एरोप्लेन में जाएंगे तो वहाँ का अंदर का प्रेशर वही रखा जाता है जो सरफेस पर होता है। अगर सरफेस वाला प्रेशर एरोप्लेन में नहीं है तो उस कंडीशन में अंदर जितने भी पैसेंजर हैं उनको प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरा इसका एग्जांपल देखा होगा, जब हम किसी हिल एरिया में या माउंटेन एरिया में जाते हैं, फॉर एग्जांपल वैष्णो देवी में भी जाते हैं, तो हम लोगों का मेडिकल चेकअप होता है। मेडिकल चेकअप इसलिए होता है, अगर कोई एक ऐसा इंसान है जिसको ब्रीथिंग प्रॉब्लम है तो वो हाई एल्टीट्यूड पर जैसे ही जाएगा, एक तो उसे वैसे ही ब्रीथिंग प्रॉब्लम है और ऑक्सीजन की डिमांड कम होने से और ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, तो इसलिए उनका मेडिकल चेकअप होता है। तो ये कुछ ऐसी एप्लीकेशन थी हेनरीज लॉ की जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में पूछी जाती हैं, तो इनको आप अच्छे से कर लीजिएगा, एप्लीकेशन एज वेल एज डेफिनेशन ऑफ हेनरीज लॉ एंड फार्मूला। इनके जो न्यूमेरिकल हैं इनको हम अलग से वीडियो में डिस्कस करेंगे।